हेलो एवरीवन। बेटा, आज लेक्चर नंबर सेकेंड हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ऑलराइट, जो फर्स्ट लेक्चर हमने डील किया था उसमें हमने प्लाज्मा की डिटेलिंग पढ़ी थी कि प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, किसका कितना परसेंटेज होता है, कौन का क्या क्या काम कर रहा है, फंक्शंस क्या है वहाँ पे, वो सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का जो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इसके अंदर हम डिटेल में आरबीसी को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आरबीसी को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, आरबीसी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी के फॉर्म होने के 6 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस में आरबीसी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। मैं सब स्टेजेस के नाम आपको बताता हूं, लेकिन हम उसी स्टेज के फंक्शन को पढ़ेंगे जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आरबीसी के जो 6 स्टेजेस है फॉर्मेशन में, पहले स्टेज को हम बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इस स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जो सेकेंड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली नॉर्म ब्लास्ट। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्म ब्लास्ट। फोर्थ स्टेज को हम बोलते हैं लेट नॉर्म ब्लास्ट, और जो फिफ्थ स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। और लास्ट स्टेप जो है उसमें हम मैच्योर आरबीसी हमें मिल जाता है, तो इरिथ्रोसाइट हमें लास्ट स्टेज में मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स मिल जाते हैं। इन 6 के 6 स्टेजेस में जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इसके अंदर क्या होता है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर ये आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पहली चीज बेसिक याद रखनी है। जो फोर्थ स्टेज होता है जिसको हम लेट नॉन ब्लास्ट बोलते हैं, इस स्टेज में न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाता है। ऑलराइट, और जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, जो फिफ्थ स्टेज है, उसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। तो देखो, आप पहले आरबीसी से न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया फोर्थ स्टेज में, तो फिफ्थ स्टेज में आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो वहां पे इकट्ठा होते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो क्या है, ये मैंने आपको 6 स्टेजेस बताए जिसमें आरबीसी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अगर मैं अर्ली कंडीशन की बात करूं, जो कि सबसे पहले फर्स्ट आरबीसी कब फॉर्म होता है, ठीक है, और कहां पे फॉर्म होता है, तो फर्स्ट आरबीसी सबसे पहले जो है यॉर्क सेक में फॉर्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट कहां पे फॉर्म हो रहा है? यॉर्क सेक में। उसके बाद अगर अर्ली एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें और बच्चों में बात करें, तो आरबीसी लगभग सारे बोन्स बनाते हैं। ऑल बोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन में। इंट्रायूटेराइन लाइफ में लिवर, किडनी, थाइमस और प्लासेंटा, ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में। लेकिन आफ्टर इंट्रायूटेराइन लाइफ, पार्चुरेशन के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें ऑलमोस्ट ऑल बोन्स जो है आरबीसी बनाते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर जो है कुछ बोन्स ही होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर, और ये सारे के सारे जो बोन्स होते हैं ये स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। और इन स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर हेवर्सियन कैनाल्स, जो अंदर हम बोन की जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीज पढ़ते हैं, वहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आपको ये याद रखना है कि एडल्ट के कंडीशन में आरबीसी सिर्फ और सिर्फ कुछ बोन्स ही बनाती है, सारे बोन्स आरबीसी की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टर्नम है, फीमर है, रेडियस है, रेडियो है, अल्ना है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे है, फिर हमारा स्कैपुला है, फिर हमारे जो क्रेनियम के बोन्स है, ये सारे के सारे बोन्स एडल्ट के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन करते हैं, सारे बोन्स नहीं करते। ऑलराइट, ओके। इसके बाद हम आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। एक आरबीसी जो है, जो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, उसका साइज कैसा है, उसमें कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस नहीं होते, ये सारी चीजें देखते हैं। एक मैच्योर आरबीसी की अगर आप बात करोगे तो उसका जो साइज होता है वो 7.5 माइक्रोन की उसकी लेंथ होती है। जहां पे जो वहां पे कॉन्केविटी फॉर्म होता है आरबीसी के अंदर, उस एरिया में जो उसकी डायमेंशन है वो 1 माइक्रोन होती है। और जो बोथ साइड डंबल शेप बनाता है, जो एक्सपैंडेड पार्ट होता है,
उसकी जो साइज होती है वो 2.2 माइक्रोन होती है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसकी जो लेंथ है टोटल वो 7.5 माइक्रोन की है। फिर ये जहाँ पे ये कॉन्केविटी फॉर्म होता है 1 माइक्रोन इसकी साइज होती है, और यहाँ पे 2.2 माइक्रोन जो है ये यहाँ पे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जो मैमेलियन आरबीसी होता है ये बेटा कैसा होता है, मैमेलियन आरबीसी हमेशा जो होता है ये बाइकॉन्केव होता है, बट 2 एक्सेप्शंस है। मैमेलियन में कैमल और लामा जो होता है इसकी जो आरबीसी है ये बाइकॉन्वेक्स होती है और ये ओवल शेप की होती है। ऑलराइट, अब आरबीसी को बाहर से पूरा स्ट्रक्चर और बाहर से अंदर की तरफ सारी डिटेल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। आरबीसी के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वही एंटीजन है जो ब्लड ग्रुपिंग में हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें ब्लड ग्रुप का पता चलता है कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है। ऑलराइट, ये ब्लड ग्रुपिंग की एक डिटेल से डिफरेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन के अलावा आरएच एंटीजन भी होता है, जिससे हमें ब्लड ग्रुपिंग के अलावा वहां पे आरएच फैक्टर से नेगेटिव और पॉजिटिव का पता चलता है कि ब्लड ग्रुप आरएच प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है। तो ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये जो जितने भी ब्लड ग्रुपिंग्स होती है उस ग्रुप के ऊपर कौन सा आरएच है उसके जो फैक्टर है वो सब के सब आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन पे होता है। अगर मैं आरबीसी के स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की बात करूं तो जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करके रखने के लिए एक स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती है जो इसकी मेम्ब्रेन में रही होती है, और इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो आरबीसी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और ये स्पॉन्जी प्रोटीन्स होते हैं। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा अगर मैं एक आरबीसी के अंदर की चीजों को देखूं तो वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं उसकी, वो इसलिए है कि न्यूक्लियस जब डिसअपेयर हो जाता है 4th स्टेज में, तो 4th स्टेज में जब लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है तो इससे जो खाली जगह बचती है, आपको देख न्यूक्लियस की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, गोल्गी अपैरेटस की वजह से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चारों के चारों सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी में नहीं होती है, और नहीं होने की वजह से जो स्पेस खाली होता है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन को भरा जाता है। और हीमोग्लोबिन को मैंने अभी आपको बताया फिल करना किस स्टेज में होता है, 5th स्टेज में रेटिकुलर साइट के अंदर। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर जो होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज एंजाइम होता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा स्पेशलाइज एंजाइम है जो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर्स बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वहां पे आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, और अगर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है इसका ये मतलब है कि आरबीसी के अंदर जितने भी एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, ये कोई भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होती है, और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये एनारोबिक मोड में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे किसमें, आरबीसी के अंदर, तो एनारोबिक होती है, और एनारोबिक होने की वजह से इनमें प्रोडक्शन जो होती है एटीपी की एज कंपेयर टू द अदर सेल्स वो कम होता है, और इसकी एक पूरी मैकेनिज्म है जो आपको मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री में इसका पूरा पाथवे बताया जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक आरबीसी के अंदर 26.5 CR, अगर आप इसको मिलियन में देखना चाहते हो तो 270 मिलियन जो होते हैं हीमोग्लोबिन भरे हुए होते हैं। मतलब हर एक आरबीसी में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, फिल होता है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद अगर देखें कुछ बेसिक स्टैटिक्स तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका 67,200 डाल्टन होता है,
और ये तो मैंने आपको अभी पूरा ये चीज जितनी भी बताई है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि एंटीजन जो होता है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी चीजें एब्सेंट है और कौन सी प्रेजेंट है, कौन कौन से रिएक्शंस जो है ये एब्सेंट है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये एब्सेंट होता है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स जो है वो पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बेटे बात करूं तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, जो हीम होता है ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, या मैं कह दूं कि हीम के अंदर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या है, आयरन है और पोरफायरिन होता है। आयरन जो होता है ये अपने Fe+2 स्टेज में मिलता है आरबीसी में, Fe+3 में नहीं मिलता, ये Fe+2 में। ये केमिस्ट्री में आप फेरस और फेरिक आयंस के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन में होता है वो Fe+2 होता है। ऑलराइट, ये सारी चीजें मैंने इधर मेंशन किया है। अब आप इसको देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो कंपोनेंट से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। इसमें हीम पार्ट जो है वो 5% होता है और ग्लोबिन पार्ट जो कि प्रोटीनियस पार्ट है वो कितना होता है, ये 95% ऑक्यूपाई करता है। इस हीम पार्ट के अंदर क्या है, आयरन और पोरफायरिन है। आयरन जो मैंने अभी आपको बताया Fe+2 के स्टेज में होता है, और हर एक हीमोग्लोबिन जो है ये मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है। तो 4 मॉलिक्यूल के बाद जो है ये इसके अलावा कोई भी ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सैचुरेशन पे चला जाता है। अब ये सैचुरेशन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आपने हीमोग्लोबिन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो वहां पे अल्फा और बीटा चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, और इसका जो NH टर्मिनस होता है, जो N टर्मिनस होता है, N टर्मिनस पे ही ऑक्सीजन या कोई भी गैस कंबाइंड होता है। तो इसीलिए एक बार एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद अगर देखें तो ग्लोबिन की बात करते हैं, तो ये जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन होता है, और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। तो ये जो ग्लोबिन है इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलते हैं, जिसको मैं बोलता हूं अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा। ठीक है, अगर मैं अल्फा ग्लोबिन की बात करूं तो अल्फा ग्लोबिन जो होता है ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें जो अमाइनो एसिड्स के नंबर होते हैं वो 141 होते हैं। ठीक है, तो अल्फा ग्लोबिन के अंदर कितना है, इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन मेड अप ऑफ 141 अमाइनो एसिड। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो बीटा, डेल्टा और गामा, ये जितने भी तीनों की तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन है ये 146 अमाइनो एसिड के बने होते हैं। अब इन अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को देखने के बाद अगर आप एक चिल्ड्रन में, एक बच्चे में, फीटस, स्पेसिफिकली फीटस में और एक एडल्ट के हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो वहां पे इन चेन में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आपको दिखेगी। कौन सी वेरिएबिलिटी दिखती है, जो एडल्ट का हीमोग्लोबिन होता है उसको हम 2 फॉर्म में पढ़ते हैं नॉर्मली, HB1 और HB2। ठीक है, ये जो HB1 है इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा, ये 2 अल्फा और 2 बीटा के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे HB2 को देखूं एडल्ट में तो इसमें 2 अल्फा और 2 गामा के लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। ठीक है बेटे, और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं फीटस के अंदर देखूं तो यहाँ पे HB जो है इसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एडल्ट के अंदर HB1 2 अल्फा 2 बीटा, एडल्ट के अंदर HB2 2 अल्फा 2 गामा। लेकिन यही अगर मैं फीटस की बात करूं तो वहां पे 2 अल्फा और 2 डेल्टा हो जाता है। ये डेल्टा के प्रेजेंस होने की वजह से, ये जो डेल्टा है इसकी प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन में वो ज्यादा होती है। सो नॉर्मली जो बच्चों का हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी एडल्ट के हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑलराइट, ओके। अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो आरबीसी के शेप और साइज की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल साइज आपको पता है कितना होता है, उसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव है, जो उसका साइज है वो 7.5 माइक्रोन है। लेकिन अगर इनमें कुछ चेंजेस हुआ तो फिर हम इसको कैसे पढ़ते हैं, तो एक बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखो
कि अगर आरबीसी के साइज में कोई चेंज हुआ तो उसको एन आइसोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन आइसोसाइटोसिस। आरबीसी के साइज में चेंज होना एन आइसोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन अगर आरबीसी का शेप चेंज हो गया तो शेप चेंज होने के प्रोसीजर को, वहां पे जो वो स्टेप है, जो उस प्रोसेस है, जो जिसकी वजह से हो गया है, तो उसको हम ऐसे आरबीसी जिनका शेप चेंज हो जाता है उसको हम पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोइकिलोसाइटोसिस। तो आप यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो, आरबीसी का साइज का चेंज होना एन आइसोसाइटोसिस कहलाता है और आरबीसी के शेप का चेंज होना पोइकिलोसाइटोसिस कहलाता है। ऑलराइट, अगर मैं इसके लाइफ स्पैन की बात करूं आरबीसी का, तो एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर इनमें कोई भी डेफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसकी जो आरबीसी है इसका साइज लार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका साइज लार्ज हो रहा है। और अगर इस टाइप से आरबीसी का साइज अगर लार्ज हो रहा है तो इस लार्ज आरबीसी को हम माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइट। लेकिन अगर यहीं पे किसी पेशेंट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे आरबीसी के नॉर्मल साइज की जगह वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और छोटे होने को क्या बोलते हैं? माइक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट के अंदर आरबीसी के साइज में चेंज होना यूरिया के ज्यादा फॉर्मेशन की वजह से है, मतलब अगर उसकी साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हाई यूरिया लेवल है तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। ऑलराइट, ओके। अब आप देखो, नॉर्मली ये होता है कि जो भी एबनॉर्मल आरबीसी है, चाहे उसका साइज ज्यादा हो गया हो या उसका साइज कम हो गया हो, तो साइज कम होना या ज्यादा होना, कोई भी अगर एबनॉर्मल आरबीसी है तो प्री मैच्योर स्टेज में ही, इमेच्योर स्टेज में ही उसको क्या किया जाता है? स्प्लीन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। लेकिन स्प्लीन हमारे ब्लड के एक्सेसिव कंपोनेंट्स को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इमरजेंसी के टाइम में जो ये एक्सेसिव कंपोनेंट इसने स्टोर किया है उस टाइम ये इसको यूटिलाइज करता है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं हमारी बॉडी का। ऑलराइट बेटे, ऑलराइट। अब अगर आरबीसी का काउंट कम हो गया तो आरबीसी के काउंट कम होने की वजह से जो डिजीज हो जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अनीमिया बोलेंगे। और ये अनीमिया भी कितने टाइप का होता है? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया होता है, जिसको हम एक डिफरेंट लेक्चर्स में डील करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, बहुत अलग अलग, सिकल सेल अनीमिया, अलग अलग टाइप की अनीमियाज होती है। ठीक है, तो अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है तो क्या होता है? अनीमिया। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी की अगर मैं काउंट बात करूं यहाँ पे तो प्लस माइनस 1 लाख आप लेके चलो इधर, तो ये पे क्या होता है? मेल के अंदर जो आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट है वो 5 से लेके 6 मिलियन होते हैं, प्लस माइनस आप करके चलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आती नहीं है। ठीक है, फीमेल में मेल के कंपैरिजन जो है आरबीसी का काउंट कम होता है ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑलराइट, तो वहां पे हम 4.5 से 5 मिलियन तक देखते हैं। ठीक, लेकिन अगर इससे कम हो गया तो अनीमिया कहलाता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिक कंडीशन। और ये जो एनीमिया का कंडीशन है इसमें क्या है? कम हो गया। लेकिन अगर ये ज्यादा काउंट हो गया, आरबीसी का काउंट अगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ज्यादा आरबीसी का होना भी जो है वो अच्छी बात नहीं होती है। और नॉर्मली आपको ऐसे पेशेंट जिनमें आरबीसी का नॉर्मल रेंज से अबव प्रोडक्शन होना, ये आपको हायर एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों में होता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। पॉलीसाइथीमिया होना, आरबीसी का काउंट नॉर्मल रेंज से ज्यादा जाना ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ाता है। और अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है तो बिट ऑब्वियस उसको जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम आएगी, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही रीजन होता है कि विंटर के टाइम में कार्डियक अटैक जो होती है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू समर टाइम, बिकॉज अगर ब्लड की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है।
और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो रहा है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस विंटर में ज्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, चीजें जो है उसको देखी जाती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, ये कौन बनाता है, किडनी का एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इंटरस्टिशियल सेल। ये जो किडनी का स्पेशलाइज इंटरस्टिशियल सेल होता है, ये स्पेसिफिक हार्मोन बनाता है जिसको इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। और ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आरबीसी के प्रोडक्शन की रिएक्शन को स्टिमुलेट करके क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वहां पे स्प्लीन, थाइमस, प्लासेंटा, लिवर, ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटे, ये सब आरबीसी के प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट आरबीसी कहाँ पे बनता है, यॉक में बनता है, यॉक सैक में बनता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ये एक्सेस ब्लड के कंपोनेंट को स्टोर करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक। और इमेच्योर आरबीसी, जो एबनॉर्मल आरबीसी है अपने साइज के अंदर, इन सबको ये डिस्ट्रॉय भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको रिकैप करके बाइंड अप कर देंगे। आरबीसी जैसे ब्लड है, तो ब्लड को क्या करते हैं हम, ब्लड को ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं। ये जो ब्लड बैंक में डोनेट करते हैं, तो जब हमसे ब्लड ले लिया जाता है, इसके बाद ये जो स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर किया जाता है, वहां पे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, तो बहुत अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आपने देखा होगा जब आप ब्लड सैंपल देने जाते हो लैब में, तो वहां पे आपको एक ट्यूब में उसका जो आपका ब्लड का जो है सैंपल उस ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं, और उस ट्यूब में ऑलरेडी जो होता है थोड़ा सा लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड होता है वो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, जो यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, वो EDTA है। ठीक है, सोडियम सिट्रेट है और सोडियम ऑक्सिलेट होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, EDTA। ये EDTA के बारे में आप डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। आपको फुल फॉर्म नहीं याद करना है, आप तो बस इतना याद रखो कि आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स के नाम क्या होते हैं। EDTA, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सिलेट। हमारी बॉडी का जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है वो क्या है, हिपैरिन है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये चीज प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स नहीं अवेलेबल है, इस केसेस में हम फिर कैसे ब्लड को स्टोर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके अंदर हम आरबीसी को -196 डिग्री में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं बेटे। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको आरबीसी के बारे में बताया, ये मोर देन सफिशिएंट है, आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शेप के बेसिस पे आ सकता है, एबनॉर्मल शेप हो सकता है, माइक्रोसिस्ट हो सकता है, माइक्रोसिस्ट हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की चेंजेस हो जाती है। ये जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर मैं देखूं आरबीसी के, तो आरबीसी का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 60% क्या होता है बेटा, 60% वाटर होता है और 40% सॉलिड पार्ट होता है। देखो आप, 60% क्या है, वाटर है, और 40% क्या है, सॉलिड पार्ट है। इस 40% सॉलिड पार्ट का 90% अकेला हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करता है। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट में बोलूं तो नॉर्मली क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसी इट कंटेन्स 60% ऑफ वाटर एंड 40% इज सॉलिड पार्ट। अमंग्स दीज 40% ऑफ सॉलिड पार्ट अलोन हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइज 90%। और अगर आप इस 40% का 90% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 36% अकेला कौन, हीमोग्लोबिन जो है ये कंटेन करता है। ठीक है बेटे, तो ये जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, इसको आप ब्रीफ में एक बार दोबारा से रिवाइज करो, नोट डाउन करो। मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूं,
और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके सारे के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रिकैप करते हैं। मैंने आपको आरबीसी के बारे में डिटेल में बताया। मैमेलियन आरबीसी बाइकॉन्केव होता है। कैमल और लेमा के अलावा अगर आरबीसी की मैं साइज की बात करूं तो वहां पे जो लेंथ उसकी होती है यहाँ से यहाँ तक 7.5 माइक्रोन की होती है। 1 माइक्रोन जो है ये जहाँ पे कॉन्केविटी फॉर्म होता है उस जगह, एक्सपैंडेबिलिटी जहाँ पे डंबल शेप बनता है उसकी जो साइज होती है वो 2.2 माइक्रोन होती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, गोल्गी बॉडीज एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलता है, इससे रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस चलता है लेकिन एनारोबिक मोड ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। आरबीसी की शेप को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन उसकी मेम्ब्रेन पे होती है जिसको स्ट्रोमैटिन प्रोटीन बोलते हैं। आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन को डोनेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो डोनेन मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के ऊपर आउटर सरफेस पे जो होता है एंटीजन प्रेजेंट होता है जो कि हमारी ब्लड ग्रुपिंग को डिटेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरएच फैक्टर्स भी आरबीसी के आउटर सरफेस पे मिलता है और ये जो आउटर सरफेस पे है इससे हमारे ब्लड ग्रुपिंग की जो है वहां पे आरएच फैक्टर का पता चलता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये सारी की सारी आरएच फैक्टर की प्रेजेंस से होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूं किस चीज का, मॉलिक्यूलर वेट का, तो 67,200 मॉलिक्यूलर वेट डाल्टन में होता है। एक आरबीसी के अंदर 26.5 CR 270 मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है। इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा होता है। 141 अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा जो है सब्सिक्वेंटली 146 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। मेल एडल्ट के कंपैरिजन में, एडल्ट ह्यूमंस के कंपैरिजन में जो बच्चे होते हैं उनमें जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो 2 की ज्यादा होती है। अगर शेप के बेसिस पे आरबीसी में कोई बदलाव आया तो उसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। साइज के बेसिस पे अगर आरबीसी में कोई चेंज आया तो उसको एन आइसोसाइटोसिस बोलते हैं। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन अगर आप देखोगे तो वो 120 डेज का होता है। इसके अलावा अगर काउंट में कमी आई, आरबीसी के नॉर्मल काउंट से कम हुआ, एनीमिया कहलाएगा। ज्यादा काउंट हो गया, पॉलीसाइथीमिया होगा। फर्स्ट आरबीसी जो फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ में वो यॉर्कशॉयर में होता है। चिल्ड्रन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल बोन्स में होते हैं और एडल्ट के केसेस में स्पेसिफिक्स जो बोन्स होते हैं वहीं से होता है बेटे। ठीक है, और आरबीसी के प्रोडक्शन के 6 स्टेजेस होते हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मब्लास्ट, लेट नॉर्मब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, अनमेच्योर आरबीसी दैट इज एरिथ्रोसाइट। ये पूरा का पूरा डिटेल बेटे हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट हो वो पूछ सकते हो। आपके आरबीसी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट बेटे, थैंक यू सो मच।